हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है, उसमें जो राजस्थान की चित्रकला है उसके संबंध में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। और ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 होगा। इसमें हम पेंटिंग्स में 2 या 3 जो है लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं जो राजस्थान की चित्रकला है उसकी उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित तथ्यों की। तो जो स्टार्टिंग में जो वी.एस. वाकणकर नाम के जो शख्स थे, इन्होंने जो है कोटा और आबू के अंदर जो है चित्रित शैलाश्रयों की खोज की थी। शैलाश्रय यानी कि जो पत्थर के ऊपर जो विभिन्न चित्रण किया गया था, उसके ऊपर जो खोज करी थी, किसने करी थी? वी.एस. वाकणकर के द्वारा की गई थी। कोटा के अंदर, आबू के अंदर आदि जो क्षेत्र हैं उनके अंदर इसकी खोज वगैरह की गई थी। ठीक है। और सबसे पहले जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, जो कि चित्रित ग्रंथ देखा जाता है, वो है ओध निरुक्त वृत्ति और दशवैकालिका सूत्र चूर्णी। और ये लगभग 1060 ईस्वी के आसपास का है, और जो कि अभी वर्तमान में तो जैसलमेर के अंदर यहाँ पर इसको सुरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है। तो ओध निरुक्त वृत्ति और दशवैकालिका सूत्र चूर्णी जो है प्रमुख है इसके अंदर। किंतु जो हमारा मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर जो सर्वाधिक सबसे पुराना जो चित्रित ग्रंथ है उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है ये लगभग 1260 ईस्वी के आसपास का है। और ये यानी कि उस समय जो शासन था वो किसका था? तेज सिंह का शासन था, उनके काल का है ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके बाद जो आता है वो आता है सुपार्श्वनाथचर्यम, या फिर सुपार्श्वनाथचर्यम भी इसको सुपार्श्वनाथचर्यम भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और ये जो है देलवाड़ा के अंदर चित्रित किया गया था। इसको कहाँ चित्रित किया गया था? देलवाड़ा के अंदर इसको चित्रित किया गया था। ठीक है। तो ये 2 प्रमुख तथ्य थे मेवाड़ से संबंध में। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके अलावा मैं 1-2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। तो जो राजस्थान की चित्रकला थी ना, ये अजंता परंपरा जो थी ना, अजंता शैली के जो हम राजस्थान जो भारतीय कला संस्कृति में जब हम पेंटिंग्स पढ़ेंगे तो अजंता की जो है ये वाहक के रूप में देखा जाता है इसको। यानी कि इसने उसका क्या किया था? अजंता परंपरा का इस पे क्या है? प्रभाव देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी अगर आप अभी मीन्स के अंदर लिखना चाहें तो आप ध्यान रखिएगा इसको कि अजंता शैली का जो वाहक है या फिर अजंता शैली की परंपरा जो है उसका प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान की जो चित्रकला है उस पर देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं थोड़े से नामकरण की। तो जो मेवाड़ शैली है या फिर जो राजस्थान की जो शैली है, इसके नामकरण के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है आनंद कुमार स्वामी का, A.K. स्वामी का, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1916 के अंदर, राजपूत पेंटिंग्स। और इसके अंदर इन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया था? वैज्ञानिक विभाजन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। तो वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। ठीक है। और तो ये तथ्य आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। और जो प्रमुख थे, जैसे रागमाला का जो 2 सेट हैं, रागमाला के जो 2 चित्रण हैं उनको कहाँ पे? बॉस्टन प्रिमिटिव्स के नाम से जाना जाता है। बॉस्टन प्रिमिटिव्स, आदिम का मतलब होता है प्रिमिटिव्स। ठीक है। तो बॉस्टन प्रिमिटिव्स के नाम से जो है इनको जाना जाता है। और ये जो है रागमाला के 2 सेट हैं, कहाँ पर हैं ये? बॉस्टन संग्रहालय के अंदर ये सुरक्षित हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो W.H. ब्राउन थे, W.H. ब्राउन ने जो है राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया है। ठीक है। वहीं H.C. मेहता जो थे, इन्होंने हिंदू चित्र शैली का इसको नाम दिया है। और वहीं पे जो राय कृष्ण दास थे, इन्होंने इसको राजस्थानी चित्रकला माना है। ठीक है। तो जैसे जो W.H. ब्राउन थी, इनकी बुक का नाम था इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है। इंडियन पेंटिंग्स इनकी बुक का नाम था। और इस इंडियन पेंटिंग्स के अंदर इन्होंने इसको क्या दिया है? राजपूत कला का नाम दिया है। जबकि H.C. मेहता तो जो है इन्होंने लिखी थी स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग्स, यानी कि इसके आगे आप लगा लो स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग्स। इस बुक के अंदर इन्होंने इसको हिंदू चित्र शैली के नाम से इसको बताया है। ठीक है। तो अगर हम बात करें निष्कर्ष, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्या थी? राजस्थानी चित्र शैली थी जिसकी अपनी एक मौलिक विशेषताएँ वगैरह थी। ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके नामकरण तथा उत्पत्ति और विकास से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। एक तो लोक जीवन की इसमें जो है चित्रण किया गया है। लोक जीवन यानी कि जो विभिन्न जो यहाँ पे समाज हुआ करता था उसका सामाजिक चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। आम जनजीवन के ऊपर इन्होंने चित्रण किया है।
विषय वस्तु की विविधता है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, ठीक है, लौकिक जीवन शैली है। इसके अलावा भी जैसे धार्मिक जीवन शैली हो गई, ठीक है, और इसके साथ साथ जो विभिन्न जनजीवन है, ठीक है, राजशाही ठाट बाट है, प्रकृति है, आदि सभी का चित्रण जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। यानी कि विषय वस्तु की विविधता जो है राजस्थानी चित्रशैली की अपनी एक अनूठी विविधता है, या फिर अनूठी जो है इसके अंदर क्या है, इसकी विशेषता है। अगला आता है प्राकृतिक परिवेश, यानी कि जो प्रकृति है उसका सजीव चित्रण देखने को मिलता है, जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जो विभिन्न स्कूल्स देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि प्रकृति का चित्रण किस प्रकार से किया गया है। शिकार का चित्रण है, पशु पक्षियों का चित्रण है, ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो पेड़ पौधों का चित्रण है, तो आदि सभी प्रकार के चित्रण जो है राजस्थानी चित्रशैली के अंदर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आता है धार्मिक सांस्कृतिक चित्रण, तो जो विभिन्न धर्म है, संप्रदाय हैं, उनके संबंध में चित्रण देखने को मिलते हैं। जो राजस्थान की संस्कृति है विभिन्न प्रकार की, उसके ऊपर भी चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। मुगल प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि जो विभिन्न रजवाड़े थे वो रजवाड़े मुगलों के संपर्क में आए, उनसे विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित किए, तो यहाँ पर भी जो है राजस्थान के अंदर भी क्या हुआ, उस मुगली प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे बीकानेर के अंदर भी दक्खनी प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये बाहरी प्रभाव इसको कहा जा सकता है, ठीक है। फिर रेखाओं की बारीकी, ठीक है, यानी कि जो बाहरी आउटर लाइन थी, जैसे किसी फिगर के ऊपर बाहरी जो लाइन थी वो बहुत ही बारीक हुआ करती थी, महीन रेखाएं थी, ठीक है, और ये काफ़ी गतिशील थी। इनमें जो है विभिन्न प्रकार के क्या थी, अलंकरण था इसके अंदर, ठीक है, अलंकरण यानी कि डेकोरेशन टाइप का था। तो ये रेखाओं की बारीकी भी राजस्थान की चित्रकला की विशेषताएं है। उसके साथ साथ हम बात करें तो एकश्म चेहरों की जो है इसके अंदर बात की गई है। एकश्म चेहरे यानी कि मान लीजिए आँखों का जो चित्रण है उसकी अपनी एक विविधता है, ठीक है। उसके अलावा गाल का चित्रण हो गया या फिर नाक का चित्रण हो गया, आदि सभी जो है इनमें जो है बहुत ही बारीकी से इनका क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ अगला आता है भाव प्रधानता। भाव प्रधानता यानी कि जो विभिन्न भाव हैं उन भावों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है इसके अंदर क्या किया गया है, उकेरा गया है, समझाया गया है, ठीक है। तो ये भाव प्रधानता है, यानी कि भावों में जैसे प्रेम, ठीक है, सहिष्णुता आदि सभी भावों को उकेरने का प्रयास इसमें जो विभिन्न चित्रकार हैं उनके द्वारा इसमें किया गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ चटकीले रंगों का प्रयोग है। अब चटकीले रंग में कौन से आता है, लाल आता है, ठीक है, पीला आता है, ठीक है, सफ़ेद आता है, हरा आता है, नीला आता है, स्वर्ण आता है। तो आदि सभी प्रकार के रंगों का भी प्रयोग जो है इसमें बहुलता से देखा जाता है। उसके साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण है, राजशाही ठाट बाट का चित्रण है, विभिन्न शासकों का, राजाओं का चित्रण इसमें देखा गया है, ठीक है। उसके साथ साथ बाहरी प्रभाव है, जैसे कि बहुत सारे शासक जब बाहर गए, बाहर क्यों गए थे, ये जो विभिन्न मुगलों के जो अभियान थे उन अभियानों के ऊपर जो है उनको पूरा करने के लिए गए थे। तो उनके साथ जब ये वहाँ की चित्रशैली या फिर वहाँ के कलाकारों को अपने साथ लेकर आए तो इन्होंने इसमें क्या है, विभिन्न प्रभाव जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे, कुछ विशेषताएं थी जिनके बारे में आपको याद रखना है। अब मोटे मोटे रूप से अगर हम बात करें तो वर्गीकरण के रूप में देख सकते हैं हम, मेवाड़ चित्रशैली है, मारवाड़ स्कूल है, ढूंढाड़ स्कूल है और हाड़ौती स्कूल है। स्कूल यहाँ पे शैली को ही कहा जाता है, ठीक है, ये वो स्कूल नहीं है। तो मेवाड़ स्कूल के अंदर हम 4 भागों में बांटेंगे, उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़। उसके साथ ही मारवाड़ स्कूल को हम जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़, नागौर और जैसलमेर, ये 6 भाग होंगे इसके। ढूंढाड़ शैली के अंदर आम्बेर आएगा, फिर आम्बेर के बाद जयपुर की स्थापना जब की जाती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जयपुर की स्थापना किसने और कब की थी, ठीक है। फिर शेखावाटी, अलवर और उनियारा शैली, ठीक है। फिर हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये 3 शैलियों का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये पूरी की पूरी जो है मोटे मोटे रूप में हम सभी के बारे में एक अच्छा खासा डिस्कशन इसके अंदर करेंगे। तो ये एक मैप है, इस मैप के अंदर जो है विभिन्न शैलियाँ देखने को मिलेगी आपको। जैसे ये मेवाड़ शैली है, तो ये जो मेवाड़ वाला जो बेल्ट है, इस मेवाड़ स्कूल के अंदर आप देखिए देवगढ़ वाली शैली है, चावंड वाली शैली है, नाथद्वारा वाली शैली है, ठीक है। तो यह शैलियाँ देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें उदयपुर शैली है। वहीं पे अगर आप मारवाड़ स्कूल की बात करोगे तो यहाँ पे जैसलमेर की शैली है, बीकानेर है, ठीक है। वहीं पे आप बात करोगे जोधपुर वाली शैली हो गई, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम देखें तो ये कुछ प्रमुख हैं, जैसे नागौर वाली शैली हो गई, किशनगढ़ भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शैलियाँ हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जयपुर वाला जो बेल्ट है, ये जो जयपुर वाला बेल्ट है, इस जयपुर वाले बेल्ट के अंदर यहाँ पे विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं, जैसे आम्बेर शैली हो गई, ठीक है, देवगढ़, ये उनियारा वाली शैली हो गई, ठीक है। उसके अलावा हाड़ौती के अंदर देखें तो हाड़ौती के अंदर कोटा है, बूंदी है, ठीक है,
ये सभी शैलियाँ हैं, झालावाड़ है, ये प्रमुख शैलियाँ इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इनके बारे में हम एक अच्छे खासा डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ स्कूल की। तो अभी जो पहला लेक्चर है हमारा, इसके अंदर हम मेवाड़ स्कूल को ही विस्तृत रूप से देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेवाड़ स्कूल था, इस मेवाड़ स्कूल के ऊपर जैन, मालवा तथा अपभ्रंश शैली जो है वो तीनों का समन्वय यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैन है, मालवा है और अपभ्रंश शैली जो है तीनों का देखने को मिलता है। तो ये क्या है, तो आप इसको जो है मौलिक शैली भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेवाड़ शैली आपने देखा होगा, जब भी आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले हम मेवाड़ शैली की ही बात करते हैं, क्योंकि मौलिक शैली जो सबसे राजस्थान चित्रकला की जो सबसे मौलिक शैली है वो कौन सी है, वो मेवाड़ शैली ही है। और ये जो है अजंता परंपरा जो थी, अजंता परंपरा आई थी, ठीक है, उसका क्या है, निर्वहन केंद्र के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है। मेवाड़ शैली को निर्वहन केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। अजंता चित्रकला शैली का निर्वहन केंद्र के रूप में जाना जाता है। क्यों, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मेवाड़ का बेल्ट है, यहाँ से गुजरात सीमा लगती है और यहाँ पे, तो यहाँ से जो है ये शैली आती है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये शैली आती है गुजरात में, और गुजरात से आते हुए ये प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलता है, इस मेवाड़ वाले बेल्ट के अंदर देखने को मिलता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ शैली का निर्वहन केंद्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। या अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। फिर 1260 में अभी हमने डिस्कस किया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके काल में लिखी गई थी, तेज सिंह के काल में लिखी गई थी, उसके बारे में हमने बात करी। उसके साथ साथ एक चीज़ और है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा आता है सुपाशना चरियन, ये जो है देलवाड़ा के अंदर किया गया था, ठीक है। इसको चित्रित किया गया था कहाँ पे, देलवाड़ा के अंदर इसको चित्रित किया गया था। और ये लगभग जो है लगभग 1400 के आसपास का है ये, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे, 1540 का चौर पंचाशी का ग्रंथ है, जो कि विल्हण के द्वारा जो है रचित है, ठीक है। किसके द्वारा, विल्हण के द्वारा चित्रित है चौर पंचाशी का ग्रंथ 1540 के अंदर, और ये प्रतापगढ़ के अंदर इसको चित्रित किया गया था, ठीक है। तो प्रतापगढ़ के अंदर इसका चित्रण था। फिर अगला आता है कुंभा का जो काल था, कुंभा के काल को स्वतंत्र विकास यहाँ पे होता है, यानी कि कुंभा का जो काल था वहाँ पे क्या हुआ था, इसका स्वतंत्र विकास हुआ था। और उसके अलावा प्रताप के समय ढोला मारू का चित्रण जो है काफ़ी प्रमुख जो चित्रण है, कहाँ पर है, ढोला मारू को, दिल्ली के अंदर अभी इसको संरक्षित किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। हमने क्या बात करी, मेवाड़ स्कूल के अंदर हमने देखा एक मौलिक शैली है राजस्थानी चित्रकला की, जैन मालवा अपभ्रंश का प्रभाव है। उसके साथ साथ आप एक चीज़ और लिख लीजिए, गुजरात का भी इस पर प्रभाव, गुजरात शैली का भी प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इसका सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। सुपासना चरियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा 1540 में चौर पंचाशी का ग्रंथ है, जो कि विल्हण के द्वारा रचित है, ठीक है, लिखा गया है। और कुंभा के काल में इसका स्वतंत्र विकास देखने को मिलता है। ढोला मारू एक प्रमुख चित्रण है जो महाराणा प्रताप के काल का है, और दिल्ली में अभी इसको संरक्षित किया गया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे चावंड शैली की, ठीक है। तो उदयपुर शैली की सबसे पहले बात करेंगे। उदयपुर शैली में जो है जगत सिंह का जो काल है उसको स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने चितेरों की ओवरी का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करवाया था, चितेरों की ओवरी, या फिर इसको जो है तस्वीरा रो कारखानों भी कहा जाता है, ठीक है। तो तस्वीरा रो कारखानों भी कहा जाता है, या चितेरों की ओवरी भी इसको कहा जाता है, और ये जगत सिंह के द्वारा स्वर्ण काल, ठीक है। तो ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई तस्वीरा रो कारखाना या चितेरों की ओवरी का किसने निर्माण करवाया था, या फिर उदयपुर या मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसको कहा जाता है। तो जगत सिंह के काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। अब इसमें विशेषताएं क्या क्या थी, तो लाल रंग का प्रयोग बहुतायत में किया गया है, और पुरुष जो है छोटी हाइट के हुआ करते थे, ठीक है, और बड़ी मूछें थी और आँखें और बड़ी हुआ करती थी, ठीक है। तो छोटी हाइट थी। किंतु महिलाओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मत्स्यकृत आँखें थी, या फिर मछली के समान इनकी आँखें हुआ करती थी, ठीक है, मछली की आँखें थी। अब देखिए इस पर भी एक सवाल पूछा जा सकता है, मछली समान आँखें कहाँ पर है, तो जो है वो मेवाड़ शैली की विशेषता है। बादामाकृत आँखें भी होगी, ठीक है, तो आदि वो जैसे मारवाड़ शैली की विशेषताएं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले आपको ये याद रखना है कि भाई मछली के समान जो आँखें हैं वो कहाँ पर है, वो मेवाड़ शैली की विशेषताएं हैं, ठीक है, लंबी नाक है इसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो महाराणा संग्राम सिंह थे, उनके काल में जो नसीरुद्दीन नामक चित्रकार था, इसने
कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा इनका चित्रण किया गया था। ठीक है, कलीला दमना मुल्ला दो प्याजा का चित्रण इसमें किया गया था। हमीर सिंह जो शासक थे, हमीर सिंह के शासनकाल में बड़े पन्नों पर चित्रण किया जाने लगा। और जो भीम सिंह का शासनकाल था, भीम सिंह के शासनकाल के अंदर भित्ति चित्रण जो है वो होने लगा। ठीक है, तो भित्ति चित्रण का विकास भीम सिंह के काल में हुआ। ठीक है, भीम सिंह से संबंधित एक तथ्य और भी है, कृष्णा कुमारी विवाद। मैं चाहूँगा इसको आप गूगल कीजिएगा, कृष्णा कुमारी विवाद। ठीक है, इस कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित चीज़ों को आप देखने का प्रयास करिएगा। आगे जब हम इस लेक्चर पे आएंगे, ठीक है, तब हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, किंतु आप एक बार इसको सर्च कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें विषय वगैरह क्या थे। तो भागवत पुराण, धार्मिक चित्रण था इसके अंदर। ठीक है, धार्मिक चित्रण था, भागवत पुराण हो गई, गीत गोविंद हो गई, राज दरबार, कदम के पेड़, जानवर, ठीक है, विभिन्न जो जानवर हुआ करते थे। ठीक है, इन सब का जो चित्रण है कहाँ पे देखने को मिलता है, उदयपुर शैली की विशेषता है। किंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ के चित्रकार कौन थे। तो साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम और गंगाराम। साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, गंगाराम। साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, गंगाराम, ये 4 इसके प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकारों को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगली जो शैली आती है मेवाड़ शैली में ही, उसका नाम है नाथद्वारा शैली। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है नाथद्वारा जो है उदयपुर जिले में आता है। ब्रिज शैली का प्रभाव राजसमंद में आता है, माफ़ कीजिएगा, राजसमंद में आता है। ठीक है, तो नाथद्वारा जो है शैली के अंदर ब्रिज शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रिज का है क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति से संबंधित चीज़ों को दिखाया गया है। कृष्ण भक्ति में भी जो है कृष्ण का बाल स्वरूप दिखाया गया है। ठीक है, बाल स्वरूप दिखाया गया है। कभी आप श्रीनाथ जी के जाएंगे तो श्रीनाथ जी में आपको जो है कृष्ण के बाल स्वरूप की ही बात की गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पिछवाइयों का चित्रण है। अब पिछवाइयाँ क्या थी, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पिछवाइयाँ वगैरह क्या थी, तो पिछवाइयों में अगर हम देखें तो जैसे जो भगवान श्रीनाथ थे, उनके पीछे जो है ना कपड़े के ऊपर जब चित्रण किया जाता था किसका, जो विभिन्न उनके लीलाएं थी, ठीक है, या फिर उनका जो जीवन था, उन जीवन का जो चित्रण है इस कपड़े के पड़ के ऊपर या चित्रण के ऊपर किया, इसके कपड़े के ऊपर किया जाता था, उसी को पिछवाइयाँ के रूप से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। वल्लभ संप्रदाय को हम पढ़ेंगे संत संप्रदाय के अंदर। ठीक है, वल्लभाचार्य के द्वारा अणुभाष्य की रचना की गई थी, आदि सभी तथ्यों को हम देखेंगे। किंतु एक चीज़ है कि भाई इसमें वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलता है, नाथद्वारा शैली के अंदर देखने को मिलता है। अष्टछाप कवि मंडली आदि सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में बात करी मैंने। हरियाली, ठीक है, क्योंकि नाथद्वारा जो बेल्ट है इसके आसपास जो है अरावली की विस्तृत पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हरियाली भी अच्छी है, तो इस वजह से हरियाली का चित्रण है। गोवर्धन पर्वत का चित्रण है। ठीक है, पीला और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने बात करी थी उदयपुर के अंदर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मेवाड़ शैली में, और नाथद्वारा के अंदर पीला हरा रंग जो है इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब ये बाबा हरीशचंद्र नाम के जो व्यक्ति थे, ये जयपुर से आते हैं और जयपुर के आने के बाद यहाँ नाथद्वारा में सेटल होके यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के चित्रण का कार्य ये करते हैं, स्केचेस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, आदि सारी चीज़ें ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे। तो इसके चित्रकारों में आते हैं नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, कमला और इलायची। नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, कमला, इलायची। नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, कमला, इलायची। ठीक है, ये 5 तथ्यों को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं देवगढ़ शैली की। तो देवगढ़ जो है वो महाराणा जय सिंह के काल में, ठीक है, 1680 के आसपास जो है द्वारकादास चुंडावत जो है इनको ये दिया गया था, ये ठिकाने का दिया गया था, और ये 16वें उमराव थे। अब आप बात करेंगे सर ये उमराव क्या है, तो उमराव जो है ये वाला, इस पर एक मैंने सेपरेट जागीरदारी व्यवस्था जो है, जागीरदारी व्यवस्था, इस पर एक चैप्टर बना रखा है। ठीक है, एक लेक्चर बना रखा है जागीरदारी व्यवस्था पे, प्रथा पे, तो इसको देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें विभिन्न जैसे मेवाड़ में कितने प्रकार के जागीरदार थे, मारवाड़ में कितने थे, या अन्य रियासतों में कितने प्रकार के जागीरदार हुआ करते थे, उनके संबंध में मैंने उन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो जैसे मेवाड़ के अंदर जो है 3 प्रकार के, जो 32 के उमराव, 16 के उमराव, गूल के उमराव आदि के बारे में हमने बात करी थी। तो अगर वो लेक्चर देखना है तो आपको जो है उसमें चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिएगा आप उसको, और वो चैप्टर जो है मैं चाहूँगा कि आप उसको देखें, क्योंकि सभी एग्जाम्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे जो हैं इसको इग्नोर भी करते हैं। ठीक है, श्रीधर अंधारे नाम के जो व्यक्ति थे ये इसको प्रकाश में लेके आए थे, देवगढ़ शैली को। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो है अब देखिए देवगढ़ जो बेल्ट है ना, इसको मैं आपको मैप में बताता हूँ। ये देखिए अब देवगढ़ वाला जो बेल्ट है, ये देवगढ़ वाला बेल्ट है, यहाँ पर इस पर मारवाड़ का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है,
मारवाड़ के साथ साथ आप अगर इसमें देखेंगे तो मेवाड़ का प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आप देखना ज़रा, मारवाड़ का प्रभाव देखने को मिलेगा, मेवाड़ का प्रभाव देखने को मिलेगा और जयपुर शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है ना, वो इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आता है, यहाँ पे मारवाड़, यहाँ पे मेवाड़ और यहाँ पे जयपुर शैली, इन तीनों का प्रभाव देखने को यहाँ पे मिलता है। और उसके कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे आप तो एक तो जोग्राफिकल कारण देख रहे होंगे कि देवगढ़ शैली पे एक तो मारवाड़ का, एक मेवाड़ का और इधर जो जयपुर वाली शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, और ये प्रश्न पूछा गया है देवगढ़ शैली के ऊपर, कितने कितने जो शैलियाँ हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। उसका दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पे जो है विभिन्न जयपुर जो रियासत थी उसके साथ वैवाहिक संबंध भी यहाँ पे स्थापित हुए थे, ठीक है। इस वजह से भी इस पे जो प्रभाव है देवगढ़ शैली पे, उसका जो है जयपुरी प्रभाव देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। फिर श्रीधर अंधारे हो गया, जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि इन्होंने प्रकाश में लेके आया। और कुछ भित्ति चित्रण भी काफ़ी प्रमुख हैं, जैसे कि अजारा की ओवरी और मोती महल, ये दोनों स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जो है यहाँ के भित्ति चित्रण क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की, ठीक है। तो विशेषताओं में सबसे पहले देखें राजसी ठाट बाट, राजसी जीवन शैली की बात है, शिकार संबंधित चित्रण है और लघु शैलियाँ हैं। लघु शैली का मतलब छोटे छोटे चित्र वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है, मिनिएचर जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके चित्रकार कौन है, तो कवला, बख्ता, चोखा, नगा और बैजनाथ। तो कवला, बख्ता, चोखा, नगा, बैजनाथ, ठीक है। तो ये प्रमुख चित्रकार इसके अंदर थे। अब अगली आती है और लास्ट शैली आती है मेवाड़ में, चावंड शैली। जो चावंड शैली का विकास है, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई प्रताप ने जो है हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात जो है चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। चावंड क्या थी, महाराणा प्रताप की राजधानी थी, और प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह, ये प्रथम अमर सिंह थे, ठीक है। और आपको इसके बारे में एक चीज़ और बताओगी, 1615 के अंदर मेवाड़ मुगल संधि भी होती है, ठीक है, जो कि अमर सिंह के पुत्र थे जिनका नाम था कर्ण सिंह। कर्ण सिंह की वजह से जो है अमर सिंह को ये जो है क्या करना पड़ा था, संधि करनी पड़ी थी, ठीक है। उन संधि का उल्लंघन फिर किसने किया था, आगे चल के राज सिंह के द्वारा किया गया था। तो खैर वो सारी चीज़ें जो है हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, जब मेवाड़ का जो राजवंश है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी चावंड शैली। चावंड शैली में निसार दिन आते हैं, और निसार दिन ने रागमाला सेट का चित्रण किया था, ठीक है, 1605 के अंदर। ये कहाँ पर है, चावंड शैली का संबंधित है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। इस लेक्चर के अंदर हम मेवाड़ शैली को ही डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर सीरीज़ 2 या 3 में डिवाइड रहेगी, ठीक है, ताकि क्या है कि हम एक अच्छे तरीके से इसको पूरी चित्रकला जो है इसको समझ सकें। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कम से कम 2 या 3 प्रश्न जो है प्रत्येक जो सवाल जो हमारे उसके एग्ज़ाम है उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में एक जो है शॉर्ट में आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि कौन कौन से हमने चित्रकारों के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूँ चित्रकार की, ठीक है, चित्रकार के अंदर हमने सबसे पहले बात करी उदयपुर, ठीक है, फिर हमने बात करी नाथद्वारा, ठीक है, और उसके बाद हमने बात करी आगे देवगढ़, और लास्ट देखा हमने चावंड, ठीक है। उदयपुर के अंदर हमने क्या देखा, साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम और गंगाराम, ठीक है। उसके बाद नाथद्वारा शैली के अंदर हमने क्या देखा, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, कमला और इलायची, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, कवला, नगा, चोखा, बैजनाथ, ठीक है, इनके बारे में देखा। कवला, बख्ता, बख्ता के बारे में भी देखा था, बख्ता, ठीक है, इनके बारे में बात करी। चावंड के अंदर हमने क्या बात करी, निसार दिन, निसार दिन के द्वारा जो चित्रण किया गया था। तो आप जो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये जो पूरी चीज़ थी, इसको आप जो है कोशिश कीजिएगा इस तरीके से एक शॉर्ट नोट्स बनाने की, जिसमें चित्रकार जो है प्रमुख रूप से होने चाहिए आपके, क्योंकि चित्रकार अगर आपको याद है तो अंदर की जो विषय वस्तु है उसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ में आया होगा, और इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मारवाड़ शैली के अंदर जो विभिन्न शैलियाँ आती है उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़, नागौर और जैसलमेर।
इनके कौन कौन चित्रकार थे, इनकी क्या विशेषताएं थी, आदि सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट के डिस्क्रिप्शन में या फिर जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, ताकि क्या है कि हम एक अफोर्डेबल एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।